ओके नो इशू। आप करते हैं Hey guys, can you see me? Yes, waiting वाला दिखाना मुझे नीचे नहीं। Guys, can you see me? Yes, yes, yes. Okay. Sorry guys, sorry. देखो मैं लेट इसलिए हुआ क्योंकि पहले मेरा YouTube सेशन था, फिर मेरी क्लास थी, फिर मेरा YouTube सेशन है. So I am continuously juggling between the classes and the sessions. So sorry for being late. I am sorry from the bottom of my heart. ठीक है, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे मेरी वेट कर रहे थे और मैं लेट हो गया, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है. ठीक है, थैंक यू गाइज. और तुम लोगों का दिल बहुत बड़ा है, तुम लोगों ने तुरंत बोल दिया नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू गाइज. ठीक है, ऐसे ही प्यार करते रहना यार. ठीक है, हाय एवरीवन. सो यस, आई एम योर मास्टर टीचर रोहित गर्ग एंड गाइज तो हम अपनी IOQJS की जर्नी को स्टार्ट करते हैं. यस 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 यस, मैक्सिमम फैक्ट्स. यस गाइज, सो लेट्स स्टार्ट. So guys, as you can see, we are about, हम आज के सेशन के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. हाय एवरीवन, हेलो 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 हेलो. ठीक है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बच्चों. और जैसे कि आपको पता है हमारा जो IOQJS एग्जाम है दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम 17th of January 2021. Oh nice, you got 21 maximum facts. Nice प्रभनूर, nice. चलिए. Okay, yes, Girishwar, I remember you. You are in IOQJS. Girishwar, when you will discuss answer of IOQJS booster test 5 sir. जल्दी करेंगे. ठीक है, तो बच्चों आज हमारा जो सेशन है, आज हम कौन से क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. हम 15-16 यानी कि 2015 के जो पेपर था NSEJS का, उसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, वी आर डायरेक्टली हेडिंग टुवर्ड्स आवर क्वेश्चंस. And the first question is, which of the following graph is correct for particle moving in a circle of radius r at a speed v? तो चलिए बताइए बच्चों, अगर एक पार्टिकल v स्पीड से सर्कल के अंदर घूम रहा है तो उसकी एक्सेलेरेशन v के साथ कैसे चेंज हो रही होगी, उसकी एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड v के साथ कैसे चेंज हो रहा होगा, ये आपने बताना है. Is it going to remain constant? Is it increasing following this curve? Is it increasing following the concave downward curve? Or is it decreasing following the concave upward curve? Quickly guys, is it going to be a straight line? Is it increasing concave upward curve? Is it going to be increasing following the concave downward curve? Or is it decreasing following the concave upward curve? Nice. और मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग जो है वो मिक्स आंसर्स दे रहे हैं, A and B. ठीक है, A and B के बीच में लोग जगल कर रहे हैं. So let's see guys, let's see what is the correct answer here. So the correct answer is guys B. नहीं, the correct answer is A. Correct answer is A. ये इन्होंने गलत दे रखा है. This is incorrect guys. The correct answer is going to be A. बड़ा सिंपल है बच्चों, सोच करके देखो. The correct answer is A. जी हाँ, ये हमारा सर्कल है बच्चों और यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड V है. ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल की जो स्पीड है वो V है, देखिए. और पार्टिकल का जो रेडियस है, इसका रेडियस अगर मैं कह देता हूं r है, देखिए अगर मैं कहता हूं इफ द रेडियस इज r, तो बच्चों इस पार्टिकल के पास हर टाइम पे एक एक्सेलेरेशन होगी टुवर्ड्स द सेंटर, जिसको हम बोलेंगे v² by r, अगेन v² r एंड v² r. और ये एक्सेलेरेशन कौन सी है बच्चों, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है जिसको हम कहते हैं v² r. अब क्योंकि उसने पूछा है मैग्नीट्यूड, गाइज दिस एग्जामिनर हैज आस्क्ड द मैग्नीट्यूड एंड वी नो दैट एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू v² r. v is constant, r is constant, so the graph of acceleration versus speed is going to be a straight line. Reason being the speed is constant. Vikram is asking what is my salary. यार इतनी है कि मेरा घर चल जाता है और आपकी दुआओं से सब खुशियां मिल जाती हैं. ठीक है, सैलरी इतनी है कि खाना मिल जाता है और आपकी दुआओं से प्यार मिल जाता है और मुझे कुछ चाहिए नहीं. सो आई कैन से गाइज, सो एक्सेलेरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड एंड दैट इज व्हाई द ग्राफ इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. नाइस. ओके, ग्रेट. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन. लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम
medium x to medium y as shown in the adjacent figure. So question is, both the speed and the frequency decreases, speed increases and frequency decreases, the speed decreases and wavelength decreases, the speed decreases and wavelength increases. Okay. Okay guys, like hurry up guys, hurry up. Nice. बहुत भारी तरीके से गोल कर गए सैलरी को. नहीं यार, गोल कहाँ, सैलरी इतनी भी है नहीं. ठीक है, नाइस गाइस, नाइस. अरे क्वेश्चन पे फोकस करो बेटा. अगर तुम्हें अच्छी सैलरी चाहिए तो अच्छा सा एग्जाम क्लियर करो, तो भर करके सैलरी मिलेगी. दिस इज फॉर विच क्लास? दिस इज फॉर 8, 9, 10, 10 क्लास. ओके, सो बताइए, व्हेन द लाइट विल ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, out of these of the parameters, which will change or which will not change, or which will increase or which will decrease? Hurry up guys, hurry up. So I can see lot of you are going with the option C. Let's see what is the correct answer here. So the correct answer here is, guys, yes, you guys are correct. The correct answer is C. Why it is happening is, guys, when you're going to move from one medium to another medium, definitely the refractive indexes are changing, right? And what is the formula for the refractive index? Mu is equal to C by V. So for mu1, the speed is going to be V1, and for mu2, the speed is going to be V2. Now guys, please remember this thing. Always make this a point, that frequency is the property of source. Okay guys, frequency is the property of source, and frequency doesn't change. Frequency doesn't change when an object or when the light moves from one medium to another medium. Pravendra, what do you think I am doing? For the last 5 minutes I am speaking only in English, right? For you only, and you are still saying that you have to speak in English. ठीक है, तो इससे ज्यादा अंग्रेजी मुझे नहीं आती है, यही मेरी अंग्रेजी है. ठीक है, so guys, since the light ray is moving from one medium to another medium, right, frequency will never ever change, because frequency is the property of the source. Since the refractive index is changing, definitely the speed of light will change. If I say the light is moving from one medium to another medium and it is bending towards the normal, right, it is bending towards the normal, so I can say that the refractive index of 2 is going to be greater than 1. So whenever the light ray moves from rarer medium to denser medium, it will always bends towards the normal. Okay guys, it will always bends towards the normal, right? So mu2 is greater than mu1, and mu is inversely proportional to V, so I can say V1 is going to be greater than V2. So yes, the speed is decreasing. Fine, it is perfectly fine that the speed is decreasing. Now there is a formula, there is a relation between speed, frequency and wavelength, and that relation is V is equal to F lambda. Okay, that relation is V is equal to F lambda. Since frequency is the property of source, okay, for example, the light is traveling from the sun, okay, so the frequency is going to be of the sun. Sun is not traveling, sun is at its point, right? So that is why the frequency is not changing. So from here, can I say that V is directly proportional to lambda? If the speed is decreasing, then definitely the wavelength is also decreasing. So that is why the option is C. Sir, menti नहीं है. नहीं बेटा, आज menti नहीं है. Menti हमेशा होता है मंडे को. Menti हमेशा होता है मंडे को. चलिए guys, so the correct answer is yes, it is C only. Fine, the speed is decreasing as well as the wavelength is also decreasing. Next question guys, next question on your screen is this: the particle moves along the x-axis according to the equation x is equal to 6t square, where x is the displacement in meters and t is time in seconds. Therefore, the acceleration of the particle is 6 meter per second square. Is it the path followed by the particle is parabolic, or the C option is each second the velocity of the particle changes by 9.8 meter per second, and the D option is the velocity of the particle is 6 meter per second at t is equal to 0.5 second. Guys, equation is given, we have to identify which of the following option is correct, right? So think about it, just think about it, what you can do with the question. सोच करके देखो यार क्या कर सकते हो.
अच्छा तुम लोग कह रहे हो कि एक्सेलेरेशन आ रही है 12, कैसे आ रही है? तुमने सीधा टी की वैल्यू पुट कर दी, खतरनाक। ओके, डायरेक्ट डिफरेंशिएट, तो मतलब तुम लोगों को ये आइडिया है कि जब भी x एज अ फंक्शन ऑफ t इज गिवन वी हैव टू डिफरेंशिएट इट। नाइस नाइस नाइस। ओके टेल मी गाइस, टेल मी, अगर मुझे एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करनी है तो मुझे इस इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? टेल मी वन थिंग, जस्ट वन थिंग, इफ आई हैव टू फाइंड आउट एक्सेलेरेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन? हरी अप गाइस। 2 टाइम्स। नाइस नाइस, एक ही बंदा आंसर कर रहा है। ओके ओके, रियली कूल इज सेइंग 2 टाइम्स। ठीक है, नाइस गाइस। तो ये आप लोगों को आइडिया चल रहा है कि हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो नाउ गिव मी द आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर गाइस? यस यस यस, हरी अप। नाइस नाइस, इज इट B? So lot many of you are going with B because you are thinking that x is equal to 6t square is the graph of parabola. Yes, it is correct. But does this mean that the particle is following the parabolic path? So guys, now listen to my question. My question is, yes, I agree with you that x is equal to 6t square is the equation of parabola. But does this mean that the particle is following the parabolic path? Yes or no? I am again going to repeat my question. My question is, yes, x is equal to 6t square is the equation of parabola, but does this mean that the particle is following the parabolic path? Exactly. Answer is no guys. Answer is no. ये बच्चों क्या दे रखा है? ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का रिलेशन दे रखा है। ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का रिलेशन दे रखा है। अगर आपने फाइंड आउट करना है कि पाथ फॉलोड कौन सा है, अगर आपने फाइंड आउट करना है कि पाथ फॉलोड कौन सा है, तो एक चीज यहां पे याद रखिएगा, एक चीज यहां पे याद रखिएगा हमेशा कि भाई आपको जो ग्राफ है वो y वर्सेस x का गिवन होना चाहिए। ओके, सो आपको ग्राफ किसका गिवन होना चाहिए? y वर्सेस x का। इफ द ग्राफ ऑफ y वर्सेस x is parabolic, then we can say that the path is parabolic in nature. Okay guys, x is equal to 6t square जो है वो पैराबोला नहीं है, but y is equal to, y is a function of जो x है उसको हम पैराबोलिक बोलेंगे। Got it? कि नहीं? समझ आया कि नहीं आया? हाँ, x का t के साथ रिलेशन ये डिसाइड नहीं करेगा कि पाथ आपका पैराबोलिक है या नहीं है। y एज अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि x और y के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वही इस कर्व के ऊपर लाई करेंगे। ओके, सो द कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y विल ऑलवेज लाई ऑन द पाथ, सो दैट इज व्हाई यस there is no information regarding y and x, there is no information regarding the relation between y and x, so you cannot say the path is going to be parabolic, so you cannot say the path is going to be parabolic. Now let's see what is the correct answer here. So the correct answer is guys that the velocity of the particle at t is equal to 0.5 second is 6 meter per second. Okay, let's see how we can deal with it. Idea is very simple guys. X is equal to 6t square is given. X is equal to 6t square is given. Let's differentiate it for the first time. As we are going to differentiate it, so dx by dt is going to be 6 into d by dt of t square. So what is the differentiation of t square guys? Quickly, what do you think the differentiation of t square is? What do you think the differentiation of t square is? What is the differentiation of t square? Exactly, it is going to be 2t. So the velocity here is coming out to be 6 into 2 is 12t. That is going to be the velocity. Okay, t square differentiation is 2t, 2 into 6 is 12, so v is coming out to be 12t. Fine. So v is 12t. Now we have to find out the acceleration. Again we have to differentiate this velocity, so the acceleration is going to be dv by dt. So when you are going to differentiate this function, 12 is constant, you are going to take this 12 outside, so 12 into dt by dt. And what is the differentiation of t with respect to t? Guys, what is the differentiation of t with respect to t?
Quickly write down your answer in the chat box. What do you think the differentiation of t with respect to t? Exactly, it is going to be 1. So the acceleration is coming out to be 12 meter per second square. So the acceleration is coming out to be 12 meter per second square, and the acceleration is constant, guys. And the acceleration is constant. Yes, velocity is a function of time, that is 12t, and the acceleration is constant, that is 12 meter per second square. Now let's see why our answer is this 6 meter per second, because what is v? V is equal to what? It is 12 into t. Now put the value of t as 1 by 2, because this 0.5 can be written as 1 by 2, right? ये जो 0.5 है बच्चा पार्टी, उसको हम 1 by 2 भी लिख सकते हैं. So 12 into 1 by 2 is equal to 6 meter per second, and that is why D is the correct answer. Here the acceleration of the particle is not 6, it is 12 meter per second square. That is why this is incorrect. There is no information regarding the path followed. This is x as a function of time. This doesn't mean the path followed, so we can eliminate this also. Each second the velocity of the particle changes by 9.8 meter per second. No, not at all. It is changing by 12 meter per second. Each second it is changing by 12 meter per second. Sir, how is the acceleration constant if the velocity is not a straight line? Velocity is a straight line. Velocity is a straight line. V is equal to 12t. It is a straight line. If I draw the graph of v versus t, it is going to be a straight line with slope theta, and this tan theta is going to be equals to 12. Got it? Yes, it is a straight line. Okay, nice guys, nice, awesome. Let's move on to the next question, guys. Let's move on to the next question. And the next question is, the diagram shows total internal reflection. Which of the following statement is not correct? You have to identify not correct statement. Sir, parabolic path. Okay. Angle AON is the angle of incidence. Angle AON is the angle of incidence. Angle AON is angle BON. This is angle AON and this is angle BON. These are equal. Second statement. Third, angle AON is critical angle. And fourth, the speed of light in medium 2 is greater than that in medium 1. The speed of light in medium 2 is greater than in medium 1. So what do you think, guys, the incorrect option is? Guys, ये हमेशा जो क्वेश्चन है बच्चों आप गलत करके आते हो, क्योंकि पूछा होता है इनकरेक्ट और आप चूज करके आ जाते हो करेक्ट. ठीक है, सो ऑलवेज रीड द क्वेश्चन केयरफुली गाइज. तो क्या लगता है बच्चा पार्टी, आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन आ सकता है? ओके, सची गुप्ता इज सेइंग सी, मेघना इज आल्सो सेइंग सी. हाँ जी, प्रणव चौधरी यू आर आल्सो सेइंग सी. नाइस. Really cool is saying D. Angle AON should be greater than the critical angle, so C is incorrect. Yes. Ankush Gupta is saying C. Oh, nice guys, awesome. Girishwar is also saying C. Awesome guys, awesome. देखिए, what is the correct answer here? So the correct answer is exactly, it is C. Why it is happening? Guys, since it is being said that the total internal reflection is taking place, so definitely this medium is going to be denser and this medium is going to be rarer. This is for sure, because total internal reflection always takes place when the light moves from denser to rarer. Only then this phenomena takes place. Please make sure to note this point in your mind as well as in your notebooks. So let's suppose the refractive index of medium 1 is mu1, and let's suppose the refractive index of medium 2 is mu2. Since medium 1 is denser, so can I say that mu1 is going to be greater than mu2? And what is mu1? Mu1 is equal to C by V1, and what is mu2? Mu2 is equal to C by V2 by the definition of refractive index. So you can write it as C by V1 is greater than C by V2. So from here this C and C got cancelled out. So V2 is going to be greater than V1. So read the last option, guys. The speed of light in medium 2 is greater than the speed of light in medium 1, and by these equations we are getting this option. This means that the last option is definitely correct. Yes, it is correct. Fine.
First option, angle AON is the incident angle. Definitely, this is the incident ray, this is normal, and the angle between them is the angle of incidence. So A is also correct. Next, B, angle AON is equal to angle BON since, guys, since reflection is taking place. In case of reflection, angle I is equal to R. This is incident ray, the making an angle of incidence with the normal. This is reflected ray making an angle of reflection with the normal. And from the laws of reflection, I can say angle I is equal to angle R. So that is why angle AON is going to be equal to angle BON. And yes, it is also correct. ये भी 110% क्या है बच्चों, correct. So the only option that we are left with is angle AON is critical angle. भाई ये incorrect है. कब angle AON critical angle होता? अगर angle of refraction would have been 90 degree, then and only then the angle of incidence is going to be the critical angle. Here this angle of incidence is greater than, here angle of incidence is greater than the critical angle. Got it, guys? So I hope so that you guys are getting the answers. And yes, the incorrect statement is C, so our answer is C. I hope so, guys, you are getting the question right. So और the reflected rays, हाँ बिल्कुल reflected ray parallel हो जाए interface के जो separate कर रहे हैं. Hi रचित आहूजा, hello guys. चलिए next question, guys, next question. So next question is, the center of gravity of a body coincides with the center of mass. कब जाकर के बच्चों जो center of gravity होती है वो coincide यानी कि same हो जाती है center of mass के साथ. When do you think the center of gravity coincides with the center of mass? Always, never. If the acceleration due to gravity is uniform over the body, if the body has a uniform distribution of mass. ठीक है? Really cool is saying always. Sachi Gupta, okay, Dharmesh, right? Yes, Dharmesh is saying D. If the body has uniform distribution of mass. Rajesh Mishra is saying D. Okay, Rajesh is confused between C and D. Pranav Chaudhary is saying C. Nice. Okay. So let's see, guys. What do you think the correct answer is going to be? चलिए हम देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है. So the correct answer is, guys, C, that the acceleration due to gravity is uniform over the body. Guys, first of all, what do you mean by center of gravity? Let me tell you, what do you mean by center of gravity? Okay, it is the point where gravitational forces act. Okay, where gravitational forces acts. Okay, where gravitational forces acts. Okay, that is called the center of gravity. Next is the center of mass. Okay, next is the center of mass. Now, what do you think the center of mass is? Where whole mass of the system is supposed to be concentrated. Okay, where whole mass of the system is supposed to be concentrated, and when these two coincides, when these two are going to coincide, guys, when this G, when these are going to be coincide, when this G becomes acceleration due to gravity becomes constant, then and only then they are going to coincide. What is the logic behind it? There is lot of integration that is behind this concept. So if you guys are being with me और हम +1 में भी एक साथ पढ़ रहे हुए, तो मैं आपको +1 में इसकी डेरिवेशन परफॉर्म करके दिखाऊंगा पूरी की पूरी. सर आईआईटी क्रैक करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है, बस छोटा सा काम करना है, पढ़ना है. ठीक है? यस, रियली कूल इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग. सर व्हेन आर यू गोइंग टू टीच अस टॉपिक कॉन्सेप्ट फिजिक्स ऑफ IOQJS? अमृतेश, देखो यार, IOQJS एक बहुत बड़ा जो है सॉरी बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके अंदर बहुत बड़ा एग्जाम है जिसके अंदर +1 +2 लेवल का एग्जाम भी पूछा जाता है. तो अभी 17 जनवरी को एग्जाम है, तो इस टाइम पे तो मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं तुम्हें पूरा टॉपिक पढ़ा ही नहीं पाऊंगा. सो इसलिए मैंने एक टेक्निक यूज की है, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूं. ठीक है, चलिए. ओ नाइस, लेट्स सी. Next question, guys, next question.
a body is in equilibrium under the combined action of several forces, then all the forces must be applied at a point. First thing, मैं कहां से हूं? मैं चंडीगढ़ से हूं। अरे स्वाति, केमिस्ट्री का स्टार्ट हुआ है, बट सर के पास थोड़ा सा टाइम है, मेरे पास थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट है, जिसके कारण मैं नहीं करवा पाऊंगा, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है सर, व्हेन विल यू स्टार्ट सॉल्विंग INJSO प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? वी हैव वेरी लेस टाइम सर। गिरीश्वर जल्दी, सून। पहले हम इसको खत्म कर ले NSEJS की सीरीज को, फिर हम उस पर भी स्विच करते हैं। आई मीन विच कॉलेज? थापर यूनिवर्सिटी। आई एम फ्रॉम थापर। ओके। A body is in equilibrium under the combined action of several forces. यार IIT का जो फाउंडेशन है ना, वो हमारा एक चैनल है NTSC फाउंडेशन। ओके, NTSC फाउंडेशन गाइज, वहां पे भी करवाया जा रहा है, तो वहां पे आप देखिए, आपको पूरा फाउंडेशन अच्छी तरह से समझाया जाएगा IIT का। ओके, सो यू कैन ज्वाइन दैट चैनल ऑल्सो, NTSC फाउंडेशन। ओके, so let's see what is the question guys. A body is in equilibrium under the combined action of several forces. All the forces must be applied at the same point. All the forces form pairs of equal and opposite forces. The sum of the torque about any point must be equal to 0. The line of action of the all forces must passes through the center of gravity. So what do you think guys the correct answer is going to be? When the body is said to be in equilibrium? Tell me. When the body is said to be in equilibrium? Okay, let's see. So let's see guys, let's see. I hope all of you have chosen the when net force 0. Fine. So let's see guys, what do you mean by equilibrium? Equilibrium means no linear motion. Okay, equilibrium का मतलब क्या होता है बच्चों? No linear motion and no rotational motion. ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है बच्चों? ना ही तो लीनियर मोशन हो और ना ही रोटेशनल मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर मोशन? फॉर एग्जांपल, दिस इज द बॉडी. If I am moving it in the linear direction, then this is called the linear motion. So if the body is to be equilibrium, so this means there should be no linear motion. Fine. Next, no rotational motion means it should not be rotating like this, as you can see. ठीक है, ये जो है ये रोटेट भी नहीं करना चाहिए. So no linear motion, no rotational motion. So when it is going to be linear, कब लीनियर मोशन नहीं होगा? व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज गोइंग टू बी 0. और कब रोटेशनल मोशन नहीं होगा बच्चों? व्हेन द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0. जब ना ही कोई नेट फोर्स होगी, जब ना ही कोई नेट टॉर्क होगी, उस टाइम पे हम बोलेंगे बच्चों कि दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. ओके, दैट द बॉडी और द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम. So guys, do you got the concept? So basically you have to choose the answer accordingly. वो आंसर चूज करना है जिसके अंदर कोई भी फोर्स ना हो और कोई भी टॉर्क ना हो. Yes, when the net torque is 0 and the net force is 0, then and only then the body is said to be in equilibrium. ठीक है, तो देखते नहीं. अब अगर आप कह रहे हो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, तो उसको हम कपल कहते हैं राजेश. अगर ये बॉडी है, आपने एक यहां पे फोर्स लगा दी और यहां पे, तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाने से, लेट्स सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, आपने इसके ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा दी. भाई यहां पे F लगा दी और यहां पे F लगा दी. इक्वल एंड ऑपोजिट तो है, पर ये बॉडी क्या कर जाएगी? रोटेट कर जाएगी. सो दिस बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम. गॉट इट गाइस? सो दैट इज व्हाई B इज नॉट गोइंग टू बी द आंसर. ओके, yes, really cool, you are correct. So guys, the correct answer is when the sum of the torque about any point must always be equal to 0. समझ रहे हो? तो टॉर्क आपने 0 करना है, तो उस पॉइंट पे. अब यहां पे बोला all the forces must be acting at the same point. पहली ऑप्शन के अंदर तुम देखो ना, अगर लेट्स सपोज ये एक बॉडी है और इसको मैं यहां पे ऐसे हिंज कर दूं, बांध दूं, और सभी फोर्सेस को मैं एक ही जगह पे लगा दूं, देखिए F1 F2, तो क्या होगा? बॉडी रोटेट कर जाएगी.
सेकंड भी आपको बता दूं, नेट टॉर्क 0, ठीक है। थर्ड, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेज मस्ट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अरे भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो होता है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्सेज लग रही हैं। मान लीजिए यहां पे mg लग रहा है और यहां पे आपने नीचे की तरफ फोर्स लगा दी, तो गॉट इट, अगेन इट इज प्रोड्यूसिंग द टॉर्क, अगेन इट इज प्रोड्यूसिंग द टॉर्क। सो डी इज नॉट देयर, बी इज नॉट देयर, ए इज नॉट देयर, सो सी। इस केस के अंदर अगर वो कह रहा है कहीं पे भी लगाओ टॉर्क 0 आएगी, तो समझ लीजिए वहां पे बिल्कुल। सो इक्वल एंड ऑपोजिट एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, एग्जैक्टली दिस विल मेक द बॉडी एट रेस्ट एज वेल एज इट इज कीपिंग इन रोटेशनल मोशन। बिल्कुल, जब एक बॉडी, मान लीजिए एक सी कोई बॉडी है और यहां पे दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है और एक ही पॉइंट पे लग रही हैं, तब ना ही तो वो रोटेट करेगी ना ही वो लीनियरली मूव करेगी। रियली कूल, यू आर डूइंग ऑसम यार, यू आर डूइंग रियली ऑसम, तुम काफी बढ़िया कर रहे हो, मजा आ रहा है। ठीक है, चलिए गाइज आगे मूव करते हैं। Next question guys, a photo frame can be hung on the wall with string in 3 different ways as shown in the adjacent figure. The tension in the string is least in figure 1, greatest in figure 2, greatest in figure 3 or least in figure 3. So basically guys, you have to identify in which of the following cases the tension is least or maximum. Least or maximum. Assume the mass of the frame to be same in each and every case. What is tension? Tension is the force that will be generated in the string. Okay, tension is a force that will be generated in a string when you are going to pull the string. जब तुम स्ट्रिंग को पुल करोगे उस टाइम पे जो फोर्स आती है धागे के अंदर, that is called tension. Shiva Pandey is asking, sir, it is for which class? Shiva Pandey, it is for 8th, 9th and 10th class बच्चों. Shiva, it is for 8th, 9th and 10th. Okay, I can see you guys are juggling between B and C. कोई B कह रहा है, कोई C कह रहा है, तो तुम लोग B and C के बीच में चल रहे हो. Okay, nice, nice. B and C के बीच में चल रहे हो तुम लोग. सही सही सही, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं। ओके गाइस, अब ध्यान सुनना, अब जो मैं तुम्हें समझाने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूं। सुनना यहां पे, सुनना भी यहां पे, ठीक है, ध्यान सुनना बच्चों। अगर मैं इस एंगल को बच्चों कह देता हूं 2θ1 और इस एंगल को कह देता हूं 2θ2. So if I ask you out of 2θ1 and 2θ2 which one is greater? अगर आप इन फिगर्स को देखोगे तो आप मुझे बता दीजिए 2θ1 and 2θ2 में से आपको बड़ा कौन दिखाई दे रहा है? So what do you think out of 2θ1 and 2θ2 which one is greater guys? Quickly. बिल्कुल. So you can see 2θ2 is going to be greater than 2θ1. अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक बीच में लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। मैं इस धागे को आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूं और इस धागे को भी आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूं। सिमिलरली यहां पे इस धागे को एक्सटेंड कर रहा हूं, यहां पे इस धागे को एक्सटेंड कर रहा हूं। सो if you guys agree with me then write down yes, if you guys don't agree with me then write down no. ये एंगल θ1 होगा, ये एंगल θ1 होगा, ये एंगल θ2 होगा और ये एंगल भी θ2 होगा। Now guys tell me, do you guys agree with me? Do you guys agree? Yes, just write down Y, or if you don't, just write down N, then I will explain it. Okay, Vardhan Bansal is saying no. Exactly. अरे भैया vertically opposite angles, Vardhan, it is vertically, Shiva, vertically opposite angles, that is why θ1. हाँ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अरे हाउ, देखो ना यार, अरे भाई ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का नहीं आइडिया है। इफ टू लाइंस आर क्रॉसिंग लाइक दिस, देन इफ दिस एंगल इज अल्फा, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अल्फा। दीज आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज बताना,
स्ट्रिंग, अगर आपने हाथ में धागा पकड़ा हो, इज इट गोइंग टू पुश और इज इट गोइंग टू पुल? अगर आपने धागा पकड़ा हो तो रस्सी आपको खींचती है या धक्का मारती है? इज इट गोइंग टू पुश और इज इट गोइंग टू पुल? इज इट गोइंग टू पुश और इज इट गोइंग टू पुल? सो व्हाट, लाइंस आर बाइसेक्टिंग, सो व्हाट? अगर लाइंस बाइसेक्ट भी कर रही हैं तो क्या इशू है? लाइंस बाइसेक्टिंग से कुछ नहीं लेना देना है, हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऐसे ही बनता है कि अगर ये क्रॉस है तो यहां पे जितना एंगल ऊपर होगा उतना नीचे होगा। ओके नाइस, इट इज गोइंग टू पुल। तो देखिए यहां पे टेंशन इस तरफ आ जाएगी और यहां पे भी टेंशन इस तरफ आ जाएगी। मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं गाइस, फर्स्ट केस की बात करते। तो इस टी के दोनों के कंपोनेंट्स आएंगे ऊपर की तरफ, इस टी एंड इस टी के दोनों के कंपोनेंट्स आएंगे ऊपर की तरफ। तो देखिए यहां पे आएगा टी कॉस थीटा 1 और इसका भी ऊपर की तरफ आएगा टी कॉस थीटा 1, यहां पे इस तरफ आएगा टी साइन थीटा 1 और यहां पे भी आएगा टी साइन थीटा 1। सिमिलरली दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट रिजॉल्विंग, ये वेक्टर से आता है, ठीक है, ये वेक्टर से आता है। यहां पे देखिए ये भी टेंशन टी है, ये भी टेंशन टी है, तो इस टी का वर्टिकल कंपोनेंट यहां पे देखिए टी कॉस थीटा 2, इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा 2 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी साइन थीटा 2 एंड टी साइन थीटा 2। अब यार ये जो साइन साइन कैंसिल आउट, ये जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं क्योंकि फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है सो दे आर कैंसिलिंग आउट। ओके कोई बात नहीं। स्वाति एनटीएससी में 152 में होगा क्या? स्वाति नो आइडिया बेटा, अभी पेपर हुआ है, उसका एनालिसिस बाकी है, तो प्लीज अभी आप यहां पे फोकस करें, ठीक है। सो इफ m इज द मास ऑफ द फ्रेम सो mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, mg नीचे लग रहा है। तो बच्चों देखिए पहले केस में T1, पहले केस में जो टेंशन आएगी दैट इज गोइंग टू बी mg बाय 2 cos थीटा 1। सेकेंड केस, थर्ड केस में जो टेंशन आएगी इसको मैं T3 कह देता हूं, दैट इज गोइंग टू बी mg बाय 2 cos थीटा 2। और यहां पे देखिए यहां पे तो बड़ा इजी है, दोनों में टेंशन ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, तो T2 जो आ रहा है बच्चों दैट इज सिंपली mg बाय 2, ठीक है। अब सुनना यहां पे, अब सुनना यहां पे, बिल्कुल बिल्कुल अब सुनना यहां पे। सिंस थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, गाइस थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, थीटा 2 थीटा 1 से बड़ा है। सो टेल मी cos थीटा 2 एंड cos थीटा 1 में से बड़ा कौन होगा? सो टेल मी cos थीटा 2 एंड cos थीटा 1 में से बड़ा कौन होगा? अगर थीटा 2 थीटा 1 से बड़ा है तो cos थीटा 2 और cos थीटा 1 में से बड़ा कौन होगा? जैसे थीटा बढ़ाते हैं बच्चों cos थीटा की वैल्यू कम होती, जैसे हम थीटा बढ़ाते हैं, एग्जैक्टली। सो cos थीटा 1 is going to be greater than cos थीटा 2, cos थीटा 1 is going to be greater than cos थीटा 2। और एक चीज समझ लीजिए, और एक चीज समझ लीजिए कि अगर एंगल अक्यूट होता है, अगर एंगल अक्यूट हो, अगर थीटा अक्यूट है बच्चों, अगर थीटा अक्यूट है तो जो cos होता है, जो cos थीटा होता है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। जो cos थीटा है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में। जब भी डिनोमिनेटर में 1 से छोटी वैल्यू को डिवाइड करो वो बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल 1 डिवाइडेड बाय 0.1 तो इट विल बिकम 10, 1 डिवाइडेड बाय 0.01 इट विल बिकम 100, 1 डिवाइडेड बाय 0.001 इट विल बिकम 1000। तो आप देखिए बच्चों यहां से आप ये चीज कह सकते हो कि बच्चों ये वाला जो T3 होगा दिस इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, ओके, ये टेंशन मैक्सिमम होगी एंड दिस T2 इज द टेंशन, ये क्या हो जाएगी? मिनिमम, इज द लीस्ट टेंशन। सो T2 इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, सॉरी T3 इज गोइंग टू बी मैक्सिमम एंड T2 इज गोइंग टू बी मिनिमम। गॉट इट गाइस? यस। तो चलिए देखते हैं हमारी ऑप्शन क्या आ रही है यहां पे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज यस, ग्रेटेस्ट इन 3। देखिए ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम इन 3, नॉट डिफाइंड, दैट इज नॉट डिफाइंड। वो
इसको 1/0 नहीं कहते हम, 1 by tending to 0 guys, that is not 1/0, that is 1 by tending to 0. 1 by tending to 0 means 1 by 0.0000000000000000001. Now this becomes infinity. Got it? So it is not 0, it is tending to 0. 1/0 is not at all defined. 1/0 is not at all defined. Okay? कभी गलती से मत कह देना वो defined ही नहीं होता है. चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं. Next question. If a force acting on a body is conservative when and only when work done by this force is 0 when the particle moves around in a closed path, it obeys Newton's third law, it works in the change in kinetic energy of the particle, it is not a frictional force. What do you think guys? किस force को हम conservative force कहते हैं? कौन सी ऐसी force है बच्चों जिसको हम conservative force कहते हैं? जल्दी से बताइए. क्या लगता है what is conservative force? कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जिसके कारण कोई भी लॉस ना हो एनर्जी का. अ फोर्स बिकॉज ऑफ विच देयर विल बी नो लॉस इन एनर्जी, दैट इज कॉल्ड द कंजर्वेटिव फोर्स. गाइस व्हाट डू यू थिंक, विच फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स? कौन सी फोर्स है बच्चा पार्टी जिसको हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे? ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जिसके कारण कोई भी लॉस ना हो एनर्जी का. चलिए कंजर्वेटिव फोर्स के मैं थोड़े से फैक्ट बता देता हूं. Work done by the conservative force is path independent. Yes, conservative force के examples हैं gravitational force, spring force. Yes, conservative force के example है gravitation force, spring force. Okay, so conservative force is the force, ठीक है, that is responsible for the conservation of energy. For example, gravitational and spring force. Work done by the conservative force in a closed path is always 0. Work done by the conservative force in a closed path will always be 0, and work done by the conservative force is path independent. It doesn't depends upon the path. Path independent. All forces follows the Newton's third law. All forces results in the change in kinetic energy, and it doesn't mean that the force is not frictional force, it means it is going to be conservative. Okay बच्चों, अगर फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो कंजर्वेटिव होगी. So the only thing that is important is work done by this force is 0 when the particle moves in a closed path. So guys, please remember 4 points. First, conservative force is responsible for the conservation of energy. Second, gravitational and spring force are conservative force. Work done by the conservative force in closed path will always be 0. And last point, that work done by conservative force is path independent. वो रास्ते के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल और फाइनल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है. सो दैट इज व्हाई द गाइस द आंसर इज ए, बिकॉज वर्क डन बाय दिस फोर्स इज 0 व्हेन द पार्टिकल मूव्स अराउंड इन अ क्लोज्ड पाथ. जब वो बंद रास्ते में चलेगा तो उसका वर्क डन क्या होता है? 0 होता है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लिफ्ट इज मूविंग अप एट अ कांस्टेंट स्पीड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. जो लिफ्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ जा रही है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, कि भाई स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो कांस्टेंट है. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एलिवेटर इज कांस्टेंट, कि भाई जो एलिवेटर की काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट है. The gravitational potential energy of the lift system is constant. The acceleration of the elevator is 0. The mechanical energy of the earth lift system is constant. So guys, what do you think the correct answer is? Yes, खान साहब क्यों नहीं ज्वाइन करोगे? बिल्कुल आंसर दीजिए, क्वेश्चन दे रहे. So what do you think guys the correct answer is? Okay, only 4 and 5 you guys are saying. Second is sure, बिल्कुल, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी पक्का कांस्टेंट है. Okay, Khan Saab is saying 4. Shiva Pandey is saying C. चलिए तो देखते हैं बच्चों व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर. देखते हैं यहाँ पे विच वन इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर अभी हम एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है. सो गाइस द करेक्ट आंसर इज
डी ओनली, दैट इज ओनली 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। चलिए देखते हैं कैसे। सिंपल सी बात है बच्चों, यहां पे देखना, सिंपल सी बात है। लिफ्ट इज मूविंग अप विद द कांस्टेंट स्पीड। देखिए लिफ्ट इज मूविंग अप विद द कांस्टेंट स्पीड, तो लिफ्ट को ऊपर की तरफ स्ट्रिंग खींच रही होगी और लिफ्ट का मास m होगा, तो डेफिनेटली स्ट्रिंग के अंदर कुछ टेंशन होगी जिसको मैं कह रहा हूं T, और यहां पे फोर्स लग रही है mg, एंड द लिफ्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, दिस इज स्पीड, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों इसकी एक्सेलेरेशन क्या होगी, 0, सो इट्स एक्सेलेरेशन इज गोइंग टू बी 0। तो ऊपर की तरफ T लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है, अगर ये दोनों फोर्सेस कांस्टेंट रहेंगी यानी कि इक्वल रहेंगी तभी तो एक्सेलेरेशन 0 आएगी। तो इसका मतलब कि भाई जो टेंशन है किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, वो mg के इक्वल होगी, और मास और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों कांस्टेंट है, सो T क्या हो गया यहां पे, क्वेश्चन हो गया, T यहां पे कांस्टेंट हो गया। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एलिवेटर इज कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो मास भी कांस्टेंट है, स्पीड भी कांस्टेंट है, तो हाँ बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, कांस्टेंट। सेकंड इज करेक्ट। थर्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ लिफ्ट सिस्टम इज कांस्टेंट। भाई ये हमारी अर्थ है और जो लिफ्ट है ये ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बच्चों बढ़ रही है, तो भाई थर्ड स्टेटमेंट तो होगी गलत। फोर्थ, द एक्सेलेरेशन ऑफ द एलिवेटर इज 0, बिल्कुल, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन 0 होगी, तो यस फोर्थ इज आल्सो करेक्ट। फोर्थ जो है वो भी क्या है, करेक्ट है। यस IOQP भी हम करेंगे कल को, IOQP के पुराने क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करने वाले, ठीक है। तो ओके, माशाअल्लाह इन फिजिक्स एंड मेथड द इंडियन टीचर्स आर ग्रेट, अ लॉट ऑफ लव फॉर इंडियन टीचर। थैंक यू खान साहब, थैंक यू, ठीक है। ओके, सो एक्सेलेरेशन इज आल्सो यहां पे 0। फिफ्थ, द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द अर्थ लिफ्ट सिस्टम is going to be constant. Guys, so you can see the potential energy is increasing, kinetic energy is constant, right? तो मैं यहां पे कह सकता हूं what is mechanical energy, kinetic plus potential। mechanical energy का मतलब क्या होता है बच्चों, mechanical energy is equal to kinetic energy plus potential energy। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, जिसके कारण फिफ्थ स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। तो व्हाट इज करेक्ट, 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट। तो देखिए यहां पे कौन सी ऑप्शन है, जी हाँ 1, 2 एंड 4 आर ट्रू एंड दैट इज व्हाई द ऑप्शन इज डी। 1, 2 एंड 4 इज ट्रू एंड दैट इज व्हाई द ऑप्शन इज डी। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। टू टॉय कार्स विद स्प्रिंग एट फ्रंट collide as shown in the figure below. A has a mass of 200 gram and is initially moving towards right. B has a mass of 300 gram as is moving towards left. Okay, and it is at rest. The separation between the cars is minimum. Separation दोनों में minimum कब होगी, जब B रेस्ट पे रहेगी, जब A जो है वो रेस्ट पे आ जाएगी, जब दोनों गाड़ियां सेम काइनेटिक एनर्जी से चलेंगी, या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी मिनिमम। कब जाकर के बच्चों इन दोनों में सेपरेशन जो होगी वो मिनिमम होगी, आपने वो बताना है इन चार ऑप्शन में से। क्विकली गाइस चूज योर आंसर, हरी अप, जल्दी से अपना आंसर चूज करें। व्हाट डू यू थिंक, क्या ऑप्शन होगी? क्या भाई बी रेस्ट पे उस टाइम पे मिनिमम हो जाएगी, जब ए रेस्ट पे आ जाए तब मिनिमम हो जाएगी, जब दोनों गाड़ियों की काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाए तब हो जाएगी, या फिर दोनों के जो काइनेटिक एनर्जी है सेपरेशन ये आ रही है ना, ये आ रही है, देखिए ये आ रही है, ये दोनों मिलती आ रही है, तो ये जो गैप रह गया दैट इज द सेपरेशन, दैट इज द सेपरेशन। तो स्प्रिंग्स कंप्रेस होंगे ना, स्प्रिंग कंप्रेस होंगे तो आपने बताना है कि भाई मिनिमम मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हो सकता है, मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हो सकता है। Okay, Ritu is saying C. Okay, Ritu is saying C. What else, guys? What do you think? Ritu C कह रही है, खान साहब C and D I think. Okay. Okay, you are Abhishek. Okay, fine. Abdul is saying A. Aditya is saying D. Shiva is saying C. Manas C. Maybe Aditya is saying D. Okay, you are thinking that it is B. Shreyal Saraf is saying D. चलिए
C and D. Okay, nice. So the correct answer is going to be, guys, the correct answer is going to be D, when the kinetic energy of the system is going to be minimum. How? Let's see. So what it is given कि भाई कार B जो है हमारी रेस्ट पे है, कार B जो है हमारी रेस्ट पे है, और ये कार के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। जैसे ही बच्चों ये बॉडीज आपस में स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू करेंगे, देखिए जैसे ये स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू हुए, देखिए ये स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू हुए, तो एक चीज कंफर्म्ड है बच्चों यहां पे कि इस बॉडी पे भी फोर्स पीछे की तरफ और इस बॉडी पे भी फोर्स इस तरफ। तो अगर मैं इस चीज को अपना सिस्टम मान लेता हूं, इफ दिस इज माय सिस्टम, सो नेट फोर्स, जो नेट फोर्स होगी बच्चों वो जीरो होगी। और अगर नेट फोर्स जीरो है बच्चों तो मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व रहेगी, वो हमेशा क्या रहेगी बच्चों, कंजर्व्ड रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है? मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मिनिमम सेपरेशन मतलब यहां पे कंप्रेशन मैक्सिमम, मिनिमम सेपरेशन। देखिए ये गाड़ियां टकराई और जो स्प्रिंग है वो एकदम से ऐसे पिचक गए, एकदम से पिचक गए, ठीक है। यार सोच करके बताना, मिनिमम सेपरेशन के टाइम पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी स्प्रिंग्स की, वो मैक्सिमम या मिनिमम? मिनिमम सेपरेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम या मैक्सिमम? गाइस पोटेंशियल एनर्जी कंप्रेस कर दिया है, मैक्सिमम कंप्रेशन है बच्चों, मैक्सिमम कंप्रेशन। अरे मैक्सिमम कंप्रेशन नहीं समझ पा रहे हो तुम, नहीं रिलेट कर पा रहे हो। मैंने बोला मिनिमम सेपरेशन, कंप्रेशन मैक्सिमम, कंप्रेशन क्या है? मैक्सिमम। जब भी बच्चों आप स्प्रिंग को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दो, जब भी आप स्प्रिंग को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दो, तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। क्या होती है वो मैक्सिमम। मतलब जब भी आप स्प्रिंग्स को मैक्सिमम कंप्रेस कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। अब क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो चुकी है, यानी कि सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल कांस्टेंट रहना चाहिए। और अगर पोटेंशियल एनर्जी बच्चों यहां पे मैक्सिमम हो चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी अगर यहां पे मैक्सिमम हो चुकी है, बताना काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बताना काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बताना काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अगर sum of kinetic plus potential has to be constant and potential energy becomes maximum, then kinetic energy will be what? Will be potential energy is maximum, then kinetic energy will be what? Exactly, it will be minimum. Not खान साहब maximum नहीं, minimum. maximum नहीं, minimum. ठीक है, मैक्सिमम नहीं। अरे भैया दो चीजें, दो है, मान लो यहां पे x और y का सम 10 है, x और y का सम 10 है। अगर y की वैल्यू यहां पे 9 होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी? 1 रहेगी ना भैया। अगर y मैक्सिमम हो गया तो x क्या होगा? मिनिमम, दैट इज 1। गॉट इट? सो इसलिए यहां पे क्या आंसर आ रहा है? इट शुड बी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए जिसके चलते आंसर क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम शुड बी मिनिमम, दैट इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अ कॉन्केव स्फेरिकल मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, द पोजिशन ऑफ द इमेज इज, the position of the image is, guys what do you think the correct answer is going to be? Who is Santa? अहिदीप जल्दी आपको पता चलेगा who was Santa, जल्दी जल्दी पता चल जाएगा। okay so you guys are saying C. okay guaranteed, आप इतना कह रहे हो।
ओके ठीक है, ओके नाइस 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 नाइस, ठीक है ठीक है. Let's see guys, let's see. So what is given here? It is a concave mirror. Okay, this is a concave mirror and the focal length ये है f और ये है c, ठीक है. और ये जो फोकल लेंथ है बच्चों ये कितनी है? 12 सेंटीमीटर. ये कितनी है? 12 सेंटीमीटर. और जो हमारा ऑब्जेक्ट है देखिए ना वो कहां पे रखा हुआ है. द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर. ये हमारा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है. हमें इमेज फाइंड आउट करनी है भाई. एक चीज तो कंफर्म्ड है, जब भी ऑब्जेक्ट एफ एंड पी यानी कि फोकस एंड पोल के बीच में होता है बच्चों, तो उस टाइम पे उसकी जो इमेज है दैट विल ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एंड इट विल बी एनलार्ज्ड, ठीक है. व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला? दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. अब आगे की तरफ जितने भी डिस्टेंस होंगे बच्चों वो पॉजिटिव होते हैं, पीछे की तरफ जितने भी डिस्टेंस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं. कॉनकेव मिरर की जो बच्चों फोकल लेंथ होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, दैट इज -12 सेंटीमीटर. U क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे है, U यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, और वो 6 मीटर दे रखे हैं यहाँ पे, सॉरी 6 सेंटीमीटर, तो U is also going to be -6 centimeter. Let's put the values into the equation. So 1/v minus 1/6 is equal to -1/12. So 1/v is equal to 1/6 minus 1/12. LCM बच्चा पार्टी यहां पे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा. So 12 ऊपर गया यहाँ पे 2, यहाँ पे -1 is equal to 1/v. So v is coming out to be plus 12 centimeter. V is coming out to be plus 12 centimeter. Plus मतलब behind the mirror, what is the distance from the pole? It is going to be 12 centimeter. Got it guys? Behind the mirror and यहाँ पे 12 centimeter की दूरी. So the correct answer is going to be C. 12 centimeter behind the mirror. तो देखिए यहाँ पे correct answer क्या आएगा? जी हाँ, द करेक्ट आंसर इज 12 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर ओनली. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर, सर यू वुड यूज द लीनियर फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला. कैन यू यूज द न्यूटन्स फॉर्मूला? हाँ यूज कर सकते हैं हम, न्यूटन्स फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. चलिए मैं दिखा देता हूं न्यूटन फॉर्मूला भी यूज करके. ये हमारा मिरर है बच्चों, ठीक है, और ये यहां पे ये फोकस है F और ये कॉनकेव है C. ये लेंथ जो फोकल लेंथ के इक्वल होती है F, ठीक है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है. और अगर ये मेरी इमेज है यहां पे, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज, ठीक है, और ये डिस्टेंस अगर V है बच्चों, ठीक है. अब ध्यान सुनना बच्चों, ध्यान सुनना. व्हाट इज न्यूटन्स फॉर्मूला? मैं आपको न्यूटन फॉर्मूला लगाना जा रहा हूं यहां पे, ठीक है. न्यूटन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. अगर मैं कह दूं देखिए ये 12 है, ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये 6 सेंटीमीटर रह जाएगा. अगर इस डिस्टेंस को मैं a कह दूं और इस कंप्लीट डिस्टेंस को यानी कि फोकस से जितने भी डिस्टेंसेस मेजर करने हैं फोकस से, मैं न्यूटन्स फॉर्मूला लगाना सिखा रहा हूं. तो बच्चों यहां पे आंसर आता है a इंटू बी इज इक्वल टू एफ स्क्वायर. a की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू 6 है, b इज इक्वल टू एफ स्क्वायर. f कितना है? 12 स्क्वायर. तो b इंटू 6 इज इक्वल टू 12 इंटू 12. तो यहां से कैंसिल आउट हो गया है 2, तो b की वैल्यू आ रही है 24 सेंटीमीटर. b कहां से डिस्टेंस है? b फोकस से इमेज तक का डिस्टेंस है. b इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टिल द इमेज, पर हमें तो स्मॉल v चाहिए. तो भाई ये अगर टोटल 24 सेंटीमीटर बच्चों, इसमें से आपने 12 सेंटीमीटर माइनस कर दिया, तो ये कितना बचेगा? ये 12 सेंटीमीटर बचेगा. सो दैट इज द आंसर. ओके, दिस इज हाउ यू कैन यूज द न्यूटन्स फॉर्मूला गाइज, ठीक है. इसको हम न्यूटन्स फॉर्मूला कह देते हैं, तो आप ये सीधा यूज कर सकते हो. a इंटू बी इज इक्वल टू एफ स्क्वायर. व्हाट इज a? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस. व्हाट इज b? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फोकस. +2 के अंदर आप सीखोगे.
+2 के अंदर आप सीखोगे। इलेक्ट्रोस्टैट से सवाल आ जा रहा है क्योंकि केवीपीआई में सर क्या करूं? केवी पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ लो उसको। चलिए ओके, नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील इज 11 into 10⁻⁶ per degree Celsius. The percentage change in the length of the rod when the temperature change by 70 degrees Celsius. Sir, it is grade 10th class, I think. Please tell me. It is grade 10th class. हम पढ़ाएंगे, चिंता मत करो, हम जोशी जी हम पढ़ाएंगे। So guys, what do you think the correct answer is going to be? What do you think the correct answer is? Guys, please read the question and answer it. हम उसके बाद वार्तालाप करते हैं आपस में। पहले आप हाँ जी, आपका क्या डाउट है डेडपूल जी? कहां से पढ़ूं? HCV उठा लो, HC वर्मा उठा लीजिए, वहां से पढ़ लीजिए। ओके रमनांश इज गुप्ता इज सेइंग बी। व्हाट इज द आंसर ऑफ प्रीवियस वन? 12 सेंटीमीटर। सी इज द आंसर। 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द बिहाइंड द मिरर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बेटा तुम आगे चल करके प्रणव और भी बहुत सारी चीजों के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई बात नहीं। कोई अगर लीनियर थर्मल नहीं है, मैं अभी आपको बताने वाला हूं, हल्का सा आइडिया देने वाला हूं। ठीक है, आप HC वर्मा उठा सकते हैं। हाँ यार, HC वर्मा थोड़ी सी तो अच्छी है। चलिए अब देखते हैं बच्चों, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आइडिया सिंपल गाइज, आइडिया इज वेरी सिंपल। लेट्स सपोज वी हैव अ रॉड ऑफ लेंथ L। ठीक है, और आपने इसको क्या करना शुरू कर दिया? हीट अप करना शुरू कर दिया। ठीक है, मान लीजिए आपने इसका टेम्परेचर बच्चों डेल्टा टी से बढ़ा दिया। जब भी आप ऐसा करते हो, अगर आप इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ा देते हो, जो नई लेंथ बनती है, सुनना, जो नई लेंथ L डैश होगी, उसका बच्चों एक फॉर्मूला होता है, L डैश इज इक्वल टू L प्लस L इंटू अल्फा डेल्टा टी। ये नई लेंथ बन जाती है। ठीक है, सिंपल आपने बस L इंटू अल्फा डेल्टा टी ऐड कर देना है, क्योंकि अल्फा की डेफिनेशन होती है, व्हाट इज अल्फा? फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट टेम्परेचर। ये अल्फा की यहां पे डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो अगर आप डेल्टा टी से किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते हो तो उसकी लेंथ डेल्टा L से बढ़ जाती है। सो डेल्टा L इज गोइंग टू बी इक्वल टू L अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही जान लो। अभी के लिए हाउ पे मत जाओ यार, ये बहुत कुछ है। ठीक है, तो बहुत कुछ इसके अंदर छुपा हुआ है, तो वो ना काफी हमें दिक्कत दे देगा। तो अभी के लिए बस थोड़ा सा जान लो। ठीक है, सो व्हाट इज द चेंज कितना है बच्चों? L अल्फा डेल्टा टी। पर हमें तो परसेंटेज चाहिए, तो मैं इसको लिख दूं डेल्टा L बाई L इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए परसेंटेज के लिए, 100 and 100, राइट? तो यहां से क्या आ जाएगी? परसेंटेज आ जाएगी बच्चा पार्टी। अल्फा की वैल्यू आपके सामने है कितनी? 70। ठीक है, सॉरी 11 इंटू 10⁻⁻⁶। डेल्टा टी की वैल्यू 70 इंटू 100। तो देखिए 7 इंटू 11, 77 वाला ऑप्शन आएगा। जो भी 77 वाला ऑप्शन आएगा वो आएगा। तो 77 वाला ऑप्शन देखिए, अरे एक ही तो है 77 वाला ऑप्शन। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपको समझ आया होगा। सो गाइस, दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। ओके, और अगर आपको अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि वो आप लोग जानते हो, जनता जनार्दन जानती है, तो यार एक बटन है, ठीक है, ऐसा सा कुछ, अगर आप इसको प्रेस कर दोगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, हम आगे और अच्छे सेशंस करेंगे। नोटिफिकेशंस के लिए इस बटन को दबा सकते हो, जो भी कुछ आएगा चैनल पे आपको पता चलता रहेगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और अगर बुरा लगा तो फीडबैक के साथ हमें ये भी आप अंगूठा नीचे वाला भी दबा सकते हो, बट विद पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, थम्स अप, थम्स डाउन एंड, ठीक है, टाइमिंग और एवरी
ट्यूसडे 6:30 to 7:30, ठीक है। जोशी जी कुछ करने की जरूरत नहीं है, पढ़ो बस पढ़ो। होगा IOQJS भी होगा, सबकी तैयारी करवाते हैं, INO की सबकी तैयारी करवाते हैं। हाँ जी खान साहब, बाय 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 खान साहब। अरे ऐसा नहीं है, बोरिंग टीचर्स नहीं होते यार, कभी कभार पढ़ोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज खान साहब, अल्लाह हाफिज। होगा, वेदांतु पे बायो का क्लास भी है, सबका क्लास होगा यार, चिंता मत करो। सो गाइज बाय बाय, ठीक है, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बच के रहना, घर पे रहना, ठीक है। ओके जी, जय श्री राम, जय श्री राम जी, जय श्री राम। सभी पे आएंगे, फन फैक्ट सभी पे आएंगे, होगा होगा, बायोलॉजी का भी क्लास होगा। ओके गाइज, सो यू गाइज बीइंग वंडरफुल स्टूडेंट्स, सो बाय बाय गाइज, टेक केयर, टेक केयर।